कहानी पूरा अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी समझने के लिए पिछला भाग देखें। लगाव मतलब दर्द, तकलीफ जैसे कि तुम्हें हो रही है। प्यार में धोखा खाया है क्या तुमने? क्या किसी ने प्यार के नाम पर तुम्हें धोखा दिया? उसने पूछा तो उसकी आंखों में दर्द उभर आया। नहीं, क्योंकि मैं किसी से लगाव होने नहीं देता। बाकी मैं खुद को इतना बिजी रखता हूँ कि यह सब सोच ही नहीं पाता। लगाव मतलब दर्द, तकलीफ जैसे कि तुम्हें हो रही है। प्यार में धोखा खाया है क्या तुमने या किसी ने प्यार के नाम पर धोखा दिया? उसने पूछा तो उसकी आंखों में रह रहकर दर्द छलक आता। हाँ था, कोई आपके जैसा ही निर्मोही। अब समझ आ रहा है, उसे भी शायद मुझसे लगाव नहीं सिर्फ शारीरिक आकर्षण रहा होगा। उसकी तरह आप भी कभी ये नहीं सोचते कि आपको लगाव ना हुआ होगा, पर उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचा जिनको आप छोड़ देते हो। वो उसके बाद किस दर्द से गुजरती होंगी। किसी को प्यार ना करना यह बुरा नहीं है, पर किसी के मन में प्यार जगाकर उसे छोड़ देना उसे मार देने के बराबर होता है, क्योंकि उसके बाद उसका दिल मर चुका होता है। अरमान दम तोड़ चुके होते हैं और खत्म हो जाती है जीने की इच्छा। सबको वह जीवित चलता फिरता दिखता है, पर वास्तव में वह चलती फिरती लाश होती है, बेजान जैसे कि मैं। उसने भरी हुई आंखों से उसे देखा तो उसके पास इसका कोई जवाब ना था। उसने तो कभी पलटकर देखा ही नहीं, तो कैसे महसूस करता इस दर्द को? पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं। लड़के कभी प्यार कर ही नहीं सकते, सभी एक जैसे होते हैं। सबको औरत का शरीर चाहिए होता है। इसके लिए या तो गर्लफ्रेंड नाम देने वाला बॉयफ्रेंड हो, या प्यार के नाम पर शादी का वादा करके मुकर जाने वाला प्रेमी। आप भी कुछ अलग नहीं है। हाँ, फर्क यह है, आप पहले ही बता देते हो कि सिर्फ जिस्मानी रिश्ता रखना है, और कोई जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए प्यार का सहारा लेता है। कहते हुए उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। तुम बेवजह इतना इमोशनल हो रही हो। इमोशन इंसान को कमजोर करते हैं, इसलिए सरवाइव करना है तो प्रैक्टिकल बनो। और यह बात सिर्फ लड़कों पर ही लागू नहीं होती, लड़कियों पर भी होती है। उनका भी अट्रैक्शन ही होता है, पर लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। और जो छोड़ गया, तुम भी उसके बारे में सोचना छोड़ दो और जीवन में आगे बढ़ो। किसी एक के आने या जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, नहीं रुकती, पर आगे भी नहीं बढ़ पाती, बस एक जगह पर अटक कर रह जाती है। और क्या इतना आसान है भूलना? उसने उससे पूछा। हाँ। वो कैसे? वो आगे बढ़ गया। तुम भी आगे बढ़ो। मन बहलाने कोई काम कर लो या कोई और बॉयफ्रेंड बना लो, इससे बढ़िया बदला कुछ हो नहीं सकता। उसने उसे समझाया। नहीं, किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लो। वो क्या होता है? ब्लाइंड डेट, जिसको तुम जानती नहीं, उसके साथ एक रात बिताओ। इससे तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा और तुम्हें उसे भूलने में मदद मिलेगी। क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप? एक बात है, आपकी सोच बहुत ही घटिया है। एक ही जगह से शुरू होकर उसी पर जाकर खत्म हो जाती है। वह उस पर गुस्सा गई। ऐसा क्यों कह रही हो? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं तो तुम्हारा दुख कम करने की बात कर रहा था, तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। अपने धोखेबाज प्रेमी को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है ये। वह मुस्कराया। बहुत ही वाहियात तरीका है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। उसने साफ इनकार करते हुए कहा। मैं तो तुम्हें हेल्प करना चाह रहा था। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे भुलाने में पर लगता है तुम उसे अभी भी चाहती हो। उसे भुलाना नहीं चाहती, इसलिए किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती। अनीता ने उसकी तरफ देखा, उसकी होंठों पर तिरछी मुस्कान थी। ऐसा नहीं है, मैं उससे अब नफरत करती हूँ। नहीं, तुम अब भी उसे चाहती हो। नहीं बोला। तुम उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहती? ऐसा नहीं है। नहीं है तो मुझे किस करो। वह खड़ा उठा और सीट के पीछे दोनों हाथ रख उसकी ओर झुका। किस मी? उसके ऐसा कहते ही वह उसे आश्चर्य से देखने लगी। घबराहट भी होने लगी तो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। नहीं कर सकती? उसने पूछा। नहीं। क्यों? आपको क्यों करूं? आप में ऐसी क्या खासियत है? वह उसकी तरफ से नजरें हटाकर बोली तो वह हंसता हुआ वापस बैठ गया। क्यों नहीं कर सकती? मैं है एंडसम हूँ, जवान हूँ, और बाकी तुम्हें पता चल जाएगा। वह शरारती हंसी हंसा। जवान? उसने सवालिया नजर से उसे देखा। और क्या 30 ईयर का ही हूँ तो जवान नहीं हूँ क्या? मुझसे तो बहुत बड़े हैं और आप मुझे अकेली जानकर मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, पर मैं कोशिश करूंगी कि खुद को आपसे बचाकर रखूं। उसकी बात पर वह फिर हंस दिया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। हाँ, तुम्हारी मर्जी होती तो कुछ सोच सकता था। उसने उसकी तरफ देखा पर वह चुप थी। ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। जब तक उठोगी हम मुंबई पहुंच चुके होंगे।
उसके कहने पर उसने गर्दन हिलाई। अब वह भी नीचे लेट गई। आंखों में नींद आई कि नहीं, पर कंपार्टमेंट में थोड़ी देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं कि अनाउंसमेंट हुई तो वह उठ खड़ी हुई। मुंबई तो पहुंच गई, पर आगे क्या? उसके पास तो स्टेशन से बाहर जाने तक के पैसे नहीं है, यहां तक कि मोहित को कॉल करने के लिए भी 1 रुपया तक नहीं है। बिना पैसे के तो वह कुछ कदम भी नहीं चल पाएगी। सोच सोचकर दिमाग खराब हुआ तो मदद के रूप में सिर्फ सामने की सीट पर सोया व्यक्ति ही नजर आ रहा था, जो गहरी नींद में था। खड़ी उठकर उसकी जेब टटोली तो पर्स निकला। उसमें काफी सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड भी थे। यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मन में ग्लानि भी हो रही थी, पर उसे ऑटो के किराए के पैसे चाहिए, क्या करे? यह तो चोरी हुई। उस शख्स को उठाकर मांगेगी तो वो भी दे देगा, पर वह उसे नहीं उठाना चाहती थी। उसमें से 500 रुपये निकाले। पास में ही उसके पेपर्स पड़े थे, साथ में पेन भी पड़ा था। उनमें से फाड़कर एक पेपर पर छोटा सा नोट लिखा और उसके पर्स में रखकर पर्स वापस जेब में रख दिया और अब ट्रेन रुकने का इंतजार नहीं करती। उस शख्स पर आखिरी कृतज्ञता भरी नजर डाल वह पहले ही कंपार्टमेंट से बाहर आ गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, वह मुंह को छिपाती जल्दी ट्रेन से उतर गई। ट्रेन रुकी तो वह शख्स भी उठा, पर अनीता को वहां पर ना देख थोड़ा शॉक्ड था। वह कब उतरी उसे पता ही नहीं चला। थोड़ा दुहक और आश्चर्य भी हो रहा था कि उसे बताकर तो जाना चाहिए था। वह अकेली बेसहारा है, ना जाने पर क्यों उसका यूं चले जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पर अब वह क्या कर सकता था? उसे भी उतरना था। जल्दी सामान समेटा और कंपार्टमेंट के बाहर आया। स्टेशन से बाहर निकला तो एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसमें बैठने लगा। वहां पर एक गुब्बारे बेचने वाली लड़की खड़ी थी। बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो साहब। मेरी शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? वह बड़बड़ाया, पर ना जाने क्या सूझा कि पूछ लिया, कितने के हैं? 10 रुपये का एक, उसने जवाब दिया। जेब में हाथ डाल पर्स निकाल लिया। 100 रुपये उसके हाथ में दे वो गुब्बारा लिया और हवा में उड़ा दिया। वो लड़की उसे आश्चर्य से देख रही थी। नजर पर्स में रखे छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा था। पढ़ने लग, आपने एक अनजान लड़की की मदद की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बिना बताए जा रही हूँ, आपको बुरा लगेगा, उसके लिए सॉरी। आपके पर्स से 500 रुपये बिना पूछे ले लिए हैं। वो क्या है ना, मेरे पास ऑटो का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। किस्मत से दोबारा मिले तो आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी, अनीता। उसने वही नोट हाथ में दबा लिया। गाड़ी आगे बढ़ाओ, ड्राइवर से बोला और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनीता भी रेलवे स्टेशन से बाहर निकली। जीवन में पहली बार घर से अकेले बाहर निकली है, वो भी इतने बड़े शहर में, जहां नजर दौड़ाओ तो लोगों का रेला नजर आता है, शोर शराबा, और जिधर नजर दौड़ाओ दौड़ते भागते लोग। लग रहा था सारी दुनिया चल रही है सिर्फ उसे छोड़कर, क्योंकि उसे समझ जो ना आ रहा था कि समुद्र जैसे बड़े इस शहर की भीड़ में कहा जाए और कैसे अपने गुम हुए भाई को ढूंढे, जो भूसे के ढेर में सुई तलाशने सा मुश्किल है। और सबसे बड़ा प्रश्न फिलहाल के लिए कहाँ आसरा तलाशे? कोई चारा न देख कदम धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकले। पास में एक पीसीओ था। चुन्नी के पल्ले के कोने में मोहित का नंबर एक पर्ची में लिखकर बांधा हुआ था। गांठ खोलकर पर्ची हाथ में निकाल ली। मोहित का नंबर डायल किया, पर नंबर लगा ही नहीं। सही नंबर तो होगा ना, फिर लगा क्यों नहीं? मन में प्रश्न कौन था तो मन बेचैन हुआ। सही क्यों नहीं होगा? उसने खुद ही उसे दिया था। वह भी उसे प्रिया के साथ मुंबई लाना चाहता था, पर तब माँ की बीमारी और राहुल की वजह से उसके साथ नहीं आई थी। वरना वो हमेशा कहता था, अनीता तू प्रिया से ज्यादा सुंदर है, तुझे हीरोइन बनाने मुंबई ले चलूंगा। उस समय तो ना आई, पर अब मजबूरी ले आई है। पर कॉल तो लग नहीं रहा, तो अब कहा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा। दोबारा से मोहित को कॉल लगाती है, पर इस बार भी नहीं लगता। 2-3 बार ट्राई करने पर भी जब नंबर ना लगा तो कहा जाए दिल बैठने लगा। जब कुछ ना सुझा तो दिमाग के किसी कोने में याद था, उसके पूछने पर उसके भाई ने बताया था कि वह गोविंद धाम नाम की चौल में रहता है। धीरे धीरे चलती आगे बढ़ी। बाहर ऑटो स्टैंड में ऑटो खड़े थे। एक ऑटो में बैठ गई। कहाँ जाना है मैडम? उसके में बैठने के बाद ऑटो वाले ने पूछा। गोविंद धाम चौल, अनीता बोली। ये कहाँ पड़ता है? उसने पूछा। पता नहीं। पता नहीं तो कैसे जाएंगे मैडम? आप तो ऑटो चलाते हैं, आपको तो पता होगा। मैडम ये मुंबई बहुत बड़ा शहर है, जब तक पूरा पता नहीं होगा कैसे ले जा सकते हैं? ऑटो वाले ने उसे हकीकत से परिचित कराते हुए कहा। मुझे पूरा पक्का पता नहीं है। तो ऐसे कहाँ जाएंगे? भैया प्लीज मेरी मदद करो, अनीता ने उससे प्रार्थना करते हुए कहा। अच्छा मैं पता करता है कि इस नाम से यहाँ कितनी चौल हैं। ऑटो वाला भला आदमी लग रहा था। उसकी समस्या जान उसने दूसरे ऑटो वालों से पता किया तो मालूम चला इस नाम से यहाँ 2 चौल है। जो ज्यादा पास थी उसी चौल में ऑटो ले गया। अनीता ने वहां पूछताछ की, पर भी कोई उसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया, तो अनीता को फिर से ऑटो में बिठाकर दूसरे चौल में ले गया। चौल के बाहर उसे उतार देता है।
देखो मैडम, अब यहाँ तुम्हारा भाई मिले या ना मेरी टेंशन नहीं ना। अब मैं यहाँ पर रुक सकता तो मेरा भाड़ा दे जाओ ताकि मैं भी जाऊं। ऑटो वाले ने भाड़ा मांगा तो उसने उसे वह 500 का नोट उसे पकड़ाया, जिसमें से उसने उसे 200 रुपये वापस दिए और चला गया। अनीता उस चौल में आगे बढ़ी। छोटे छोटे कमरों से बनी इस 2 मंजिला चौल में एक पूरा मोहल्ला आबाद था। उसने एक एक कर सबको अपने भाई के बारे में पूछा पर कोई भी ढंग से ना बता पाया। आखिरकार एक पड़ोसी जो एक 45-50 साल की महिला थी, उसने स्वीकार किया कि 6 महीने पहले तक उसका भाई यहीं रहता था, पर 6 महीने पहले वह चला गया था। उसके बाद उन्होंने उसे नहीं देखा। उसने पूछा कि कुछ पता है उसके बारे में, पर उसने बताने में असमर्थता जताई तो अब वह बेहद घबराई व निराश थी। धीरे धीरे चलती चौल से बाहर आ गई। नजर दौड़ाई, आसपास कोई पीसीओ भी नहीं था जिससे मोहित को कॉल लगा सके। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े एक टपोरी टाइप व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे ताड़ रहा था। उसने गौर किया, इस आदमी को उसने चौल में भी देखा था। हाँ, ये वहीं खड़ा था जब वह लोगों से भाई के बारे में पूछताछ कर रही थी। शायद उसे पता चल गया है कि वह किसी की तलाश कर रही थी जो मिल नहीं रहा। वह थोड़ी दूर पर खड़ा होकर उसे ताड़ने लगा। उसके ऐसे ताड़ने से अनीता असहज हो गई। तो वह अपनी गले की चुन्नी ठीक करती है तो वह उसे गंदे इशारे कर भद्दे कमेंट करने लगा। थोड़ी देर बाद वह चलता हुआ वहां से आकर उसके आसपास चक्कर लगाने लगा, जिससे अनीता की घबराहट बढ़ गई। अकेली है क्या? किसी को ढूंढ रही है? वो नहीं मिला? परेशान मत हो, मेरे साथ चल, वह गंदे इशारे कर बोला तो अनीता बहुत घबरा गई। वह वहां से चलकर थोड़ी दूर चली गई। वहां पर और लोग भी थे। पीछे मुड़कर देखा, वह वहीं पर खड़ा था। भाई का तो कुछ पता ना चला, पर अगर मोहित और प्रिया भी ना मिले तो वो यहाँ क्या करेगी पता नहीं। यहाँ तो आसपास कोई पीसीओ भी नहीं दिख रहा था कि वह एक बार मोहित को कॉल लगा सके। तो परेशान हो वह 1-2 शख्स से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कॉल करनी है तो उसे फोन दे देता है। वह मोहित को कॉल लगाती है। रिंग जा रही थी। हालो। उस तरफ की आवाज सुनने की खुशी से आंसू छलक पड़े। मोहित, मैं अनीता। वह खुश होती बोली। अनीता, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो? मुंबई। क्या? उसके मुंबई बताने पर वह चौंक गया। हाँ। कब आई? आज ही आई हूँ। तुमने कहा था कि मैं प्रिया से ज्यादा सुंदर हूँ तो मुझे भी हीरोइन बना दोगे, तो आ गई मैं भी हीरोइन बनने। अनीता उससे बोली। अच्छा किया आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। तू रुक वहीं पर, मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। जगह बता, कहाँ पर है तू अभी? गोविंदधाम चौल के बाहर। वहीं पर रह कहीं और मत निकल जाना, मैं आता हूँ, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मोहित से बात करने के बाद घबराहट अब थोड़ा कम हो गई। वह उस शख्स को फोन वापस करती है और एक कोने पर खड़ी होकर उसके आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर खड़े हुई होगी कि तभी उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी जो थोड़ी देर पहले उसे ताड़ रहा था, और अब उसने देखा उनकी संख्या 1 से बढ़कर 4 हो गई थी। वे उसकी मजबूरी भाप चुके थे और ये भी कि वह अकेली और मजबूर है। वे धीरे धीरे वे उसकी तरफ बढ़ने लगे। अनीता ने मदद के नाम पर नजर दौड़ाई, पर किसी को जैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसने मदद के लिए बोला पर कोई रुकने को और उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ, तो वह तेज तेज चलती आई। वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ईंट हाथ में उठा ली। उसे ईंट हाथ में उठाया देख वे हंसने लगे और उसके चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगे। दूर हटो यहाँ से वरना ईंट मार दूंगी। अनीता अब बुरी तरह घबरा चुकी थी तो अपने बचाव में बोली, पर उनके होंठों पर मुस्कान थी। वे एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे और थोड़ी देर बाद वे चारों उसके चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगे। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर उसकी चुन्नी को खींचना चाहा तो अनीता अपनी चुन्नी को पकड़ लेती है। वह रुआसी हो उनसे जाने देने की गुहार कर रही थी, पर वे राक्षसी हंसी हंस रहे थे। उसकी उम्मीद का दिया बुझने ही वाला था कि वहां पर एक कैब आकर रुकी जिसने उसकी बुझती आशाओं को जगाया। मुड़कर देखा, मोहित गाड़ी से उतर रहा था। मोहित। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई तो अब वे लोग भी थोड़ा पीछे हट गए। अनीता। मुस्कराते हुए मोहित की आवाज सुनी तो उसके जान में जान आई। वह उसकी तरफ दौड़ गई तो वे लोग भी उसे जाने देते हैं। मोहित, तुम आ गए? वह खुशी से बोली। हाँ, पर तुम घबराई हुई क्यों हो? उसने उसे घबराया देख पूछा। अनीता ने पीछे मुड़कर देखा। वे चारों उसे अभी भी देख रहे थे, पर अब वह उनसे ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए मोहित को वहां से चलने को कहती है। कुछ नहीं, चलो, इतनी लेट क्यों कर दी? उसने उसे लेट आने का कारण पूछा। वो मैं पहले दूसरे वाले गोविंदधाम चौल में चला गया था, वहां देखा तो तुम मिली ही नहीं, फिर समझ गया तुम इस वाली में होगी तो फिर कैब इधर मोड़ी इसलिए लेट हुआ। वे लोग कौन है? तुम्हें क्यों घूर रहे हैं? कुछ बोल रहे थे क्या? वह उन चारों को वहां खड़ा देखकर पूछता है। साथ ही कैब का दरवाजा खोलता है तो अनीता बैठ गई। वह भी उसके साथ ही बैठ गया। छोड़ो, वो ऐसे ही मवाली थे। क्या मुँह लगना पर थैंक यू कि तुम आ गए, वरना जाने मेरा क्या होता।
हुआ क्या और तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? दिक्कत तो हुई, बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा जो की है, और फोन ना उठाते तो और ज्यादा दिक्कत होती क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। चल कोई नहीं, सही सलामत पहुंच गई वही ठीक है, पर ये बोल जब मैंने बोला तब तो यहाँ आने से तूने इनकार किया था, अब क्यों आए? तू तो कह रही थी तुझे मॉडलिंग का शौक नहीं है। गरीब लोगों के शौक कोई मायने रखते हैं क्या? 2 जून की रोटी से ज्यादा सोच नहीं पाते तो शौक पूरे करने की कहाँ से सोचेंगे? माँ बीमार थी तो उनको भी देखना था, अब माँ भी गुजर गई तो अब मेरा वहाँ कौन था? ऊपर से वो भानु प्रताप सारी मर्यादा तोड़ मुझसे जबरदस्ती शादी करके अपनी गुलाम बनाना चाहता था, इसलिए यहाँ भाग आई। अब तो तू और प्रिया ही मेरा सहारा हो। कुछ काम दिलवा देना और भैया को भी ढूंढने का प्रयास करूंगी। क्या काम आता है तुझे? काम तो कुछ नहीं आता, पर तुमने ही तो कहा था कि मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ। अनीता ने उससे उसकी ही तरह बात की। हाँ कहा था, पर तब तो तुमने ही ना नुकर की। मैं तो कब से तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहता था, तुम नहीं आई तो प्रिया पीछे पड़ी रही तो लाना पड़ा उसे भी। झूठे, उसकी मक्कारी को समझ अनीता बोली। जानती है कि मोहित कितना बड़ा कमीना है, हर दूसरी लड़की पर लाइन मारना उसका काम है, पर अभी उसके सिवाय उसका यहाँ कोई नहीं तो इस मजबूरी में उसके साथ जा रही थी। जल्द ही अपना कुछ और इंतजाम देख लेगी। क्या हुआ? उसे चुप देख उसने पूछा। तू तो प्रिया से प्यार करता है ना? अनीता ने उस पर नजरें टिकाई। अरे वो तो बस वैसे ही, प्यार तो मैं अब भी तुझसे ही करता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा पर उसने हाथ पीछे ले लिया। अच्छा ये बात है, फिर उसके साथ क्यों भागे? अब उसने घर छोड़ दिया तो मुझे भी आना पड़ा, पर प्यार तो मैं तुझसे ही करता था, मतलब अभी भी करता हूँ। बस अपने पैंतरे मुझ पर ना इस्तेमाल किया कर। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ और प्यार व्यार तो रहने ही दे। इस शब्द से नफरत सी हो गई है। प्यार भी देखा, प्यार करने वाले भी। तू भी तो प्रिया से प्यार करता था और बरोबर मुझ पर भी लाइन मारता था। प्यार से 2 पल की खुशी तो मिल सकती है, पर पेट तो रोटी से भरेगा जो पैसों से आएगी, और पैसे कमाने काम करना पड़ेगा। तो तू मुझे बस काम दिला दे जिससे मैं प्रिया से बड़ी हीरोइन बन सकूं। ऐसा क्यों कह रही है अनीता? और राहुल मतलब तेरे छोटे मालिक ने शादी कर ली क्या? उसके चेहरे पर उभर आए दर्द के भावों को देखकर उसने पूछा। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती तो तू भी मत कर। चल छोड़ राहुल को, तू यहाँ आ गई है तो फिक्र मत कर। प्रिया तो तेरे सामने कुछ भी नहीं, अभी बस छोटे मोटे रोल के लिए डायरेक्टर के चक्कर काट रही है। सफलता नहीं मिली पर तेरा चेहरा तो बना ही हीरोइन बनने के लिए है। तुझे हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी आंखों में चमक थी। सच्ची? हाँ कहकर वह मुस्कराया तो अनीता भी मुस्करा दी। थोड़ी देर में वे दोनों 1-2 कमरों के फ्लैट के बाहर थे। मोहित ने कैब वाले को पैसे दिए और अनीता को अंदर ले आया। जरूरत का कुछ सामान, 4 कुर्सी और 1 टेबल के अलावा वहां कुछ खास सामान नहीं था। अनीता आकर कुर्सी में बैठ गई और चारों तरफ गौर से देखने लगी तो मोहित उसके लिए पीने के लिए पानी ले आया। अनीता ने उससे ग्लास लिया। खाने को भी कुछ मिलेगा क्या? 2 दिन से ढंग से कुछ खाया नहीं है। अनीता ने खाने के लिए कुछ मांगा। देखता हूं, तू बैठ, कहता वह किचन में गया और 4 ब्रेड और चाय ले आया। अभी तो फिलहाल यही है, चलेगा क्या? चलेगा क्या, दौड़ेगा? अनीता ने हंसते हुए कहा और वो ब्रेड चाय के साथ खाए। प्रिया कहाँ है? उसने पूछा। काम पर गई है। काम पर मतलब ऑडिशन के लिए। तू बोल, तेरा क्या इरादा है? वह घाघ नजरें उस पर टिकाता उसके करीब आ गया। देख मोहित, मेरे लिए तू सिर्फ प्रिया का प्रेमी है, तो इस तरह की मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तेरा और मेरा नाता बस इतना ही है। उसकी नीयत समझ अनीता बोली और वहां से उठ गई। मुझे बस इतना ही समझती है? हाँ इतना ही। तू भी इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मतलब तू मेरे लिए यहाँ नहीं आई? नहीं, मुझे बस काम चाहिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जल्दी तेरा पोर्टफोलियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से फोटोग्राफर से अच्छी अच्छी फोटो खिंचानी पड़ेगी। कल ही खिंचवा लेते हैं। कल नहीं, पैसे चाहिए उसके लिए। कितने? 40-50 हजार। क्या? हाँ वो तो है, बहुत ज्यादा है, जो कि मेरे पास है नहीं। उदास हो अनीता बोली। हाँ ज्यादा तो है, पर करते हैं कुछ इंतजाम, सोचते हैं कुछ। मोहित बोला तो अनीता उठकर दूसरे कमरे में जाकर आराम करने के मकसद से बेड में लेटी, पर मोहित भी उधर ही आ गया। अपनी सीमा लांघने की कोशिश मत करना, वरना अनीता को जानता है ना दोस्ती खत्म कर दूंगी। अनीता ने हल्की झिड़की दे उसे चेताया। क्यों मेरे प्यार को नहीं समझ रही? चल कमरे से बाहर जा, अनीता ने कड़क आवाज में कहा तो वह मन मारकर बाहर चला गया। दोपहर के समय प्रिया वापस आए। कमरे में अनीता को देख मोहित पर चढ़ गई। ये यहाँ क्या कर रही है? धीरे बोलो। क्या हुआ? ये यहाँ क्या कर रही है?
तुमने बुलाया है क्या इसको? अरे नहीं, खुद आई है। क्यों? दुहकी है बेचारी। बड़ा दुहक आ रहा है तुम्हें इसके दुहक पर। कहीं इस बेचारी की दुहक और खूबसूरती देख तुम्हारी नीयत तो नहीं डोल रही? अरे कौन बेवकूफ तुम्हें छोड़ उसकी तरफ देखेगा? पर वो बेसहारा लड़की हमारे लिए लॉटरी साबित हो सकती है। कैसे? बाद में बताऊंगा, अभी उस पर यह जाहिर मत होने देना कि तुम उसके यहां आने से खुश नहीं हो। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? प्रिया ने संदेह जताया। अरे नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करो, फिर हम पैसों में खेलेंगे और तुम्हें भी टॉप की हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? प्रिया ने पूछा। अपनी सफलता के लिए अनीता की खूबसूरती का इस्तेमाल। क्या है मोहित की योजना अनीता को लेकर? क्या होगा अनीता का? क्या वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगी या बदल जाएगी अनीता की जिंदगी मुंबई में आकर? और क्या कभी उसकी मुलाकात होगी उस ट्रेन में मिले शख्स से? आखिर कौन है वह शख्स? कौन है राहुल और क्या है अनीता का अतीत? सब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ अगले भाग में।